गुड इवनिंग भाई। तो आज से हम आईसी 2 स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर हमने पहले आईसी 2 पढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो भी हमारा काम इन वीडियो से बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। जेई मेंस और जेई एडवांस तक का बच्चों मैं आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है लिमिट एज अ सम। ठीक है, आपके जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में भी इस टॉपिक से सवाल आता है, एंड जेई एडवांस में भी इस टॉपिक से सवाल आता है। एंड ये टॉपिक आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एप्लीकेशन है इसकी, लिमिट एज अ सम की। ठीक है, तो चलो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिमिट एज अ सम को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। ठीक है भाई, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डीएक्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, हम सबको पता है पर एक बार लिखा देता हूं। इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डीएक्स ज्योमेट्रिकली represents an area, represents an area bounded by, represents an area bounded by y is equals to f of x, x axis, and the lines x equal to a and x equal to b। तो अब से आपको इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डीएक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स एन एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड द लाइन x इक्वल टू b। एक बार बना के देख लेता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चा, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ड्रॉ कर लो। तो बच्चा ये हम लोगों ने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बच्चा आप दो लाइंस ड्रॉ कर लो, एक x इक्वल टू a, तो ये हम लोगों ने x इक्वल टू a की लाइन ड्रॉ कर ली, और एक x इक्वल टू b की लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये हमारे पास है x इक्वल टू a, और ये हमारे पास है x इक्वल टू b। तो मैंने बोला है इंटीग्रल a से लेकर b f ऑफ x dx ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स एन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, यानी ये ग्राफ, x एक्सिस यानी ये लाइन, एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड द लाइंस x इक्वल टू b। आई थिंक हम सबको समझ में आ गया होगा। वो बोल रहा है भाई y इक्वल टू एफ एक्स, वो बोल रहा है भाई x एक्सिस, वो बोल रहा है भाई x इक्वल टू a, वो बोल रहा है भाई x इक्वल टू b। तो बताओगे इन चारों ने मिलके कौन सा एरिया बाउंड कर दिया। आप सबको दिख रहा होगा कि दिस एरिया इज इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सो दिस इज इंटीग्रल
ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स dx। ऐसा करते हैं, इसको हम कुछ कैपिटल ए बोल देते हैं, एंड दिस कैपिटल ए इज आर एरिया, एंड दैट इज इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, एक पेज ऐड करता हूं और मैं इस एरिया को कुछ दूसरे तरीके से आपके लिए निकालता हूं। ऐसा करते हैं, चलो दोबारा से फिगर बनाएंगे। सारे लोग जल्दी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए भाई। कर लिया? सारे लोग जल्दी से एक कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो सारे लोग मिलके y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। इसके बाद सारे लोग x इक्वल टू ए की लाइन बना लीजिए। बना ली होगी सबने, और फिर सारे लोग मिलके x इक्वल टू बी की लाइन भी बना लीजिए। बना ली? ये हमारा x इक्वल टू ए, ये हमारा x इक्वल टू बी। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसका एरिया मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं। मैं अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीका कर रहा हूं। क्या? ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, लेट दिस कंप्लीट रीजन, ये जो आपको पूरा रीजन दिखा, मैं उसे n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इस पूरे एरिया को n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं, और हर स्ट्रिप की विड्थ को h मान रहा हूं। हर स्ट्रिप की विड्थ को h मान रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे रीजन को n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया और हर स्ट्रिप की विड्थ को h मान लिया। तो देखो मैंने क्या बोला। तो लेट से बच्चा, ये एक स्ट्रिप हमारे पास है, ठीक है। लेट से ये हमारे पास कोई दूसरी स्ट्रिप है। लेट से हमारे पास ये कोई तीसरी स्ट्रिप है। लेट से ये हमारे पास कोई nth स्ट्रिप है। तो सारे लोग हम कर सकते हैं, मैंने क्या किया, इस एरिया को n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया और हर स्ट्रिप की विड्थ को मैंने h ले लिया। अब बच्चा ध्यान से बताना, इसमें अगर हम लोग बात करें, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आए तो मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा a प्लस h हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा a प्लस 2h हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा, वो हमारा a प्लस 3h हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होगा, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा। मुझे लगता है इजीली समझ में आ गया होगा। ये हमारी है पहली स्ट्रिप, ये हमारी है सेकंड स्ट्रिप। ध्यान से देखना, पहली स्ट्रिप जहां स्टार्ट हुई है वहां पे ए लिखा है। सेकंड स्ट्रिप जहां स्टार्ट हुई है वहां ए प्लस एच लिखा है। थर्ड स्ट्रिप जहां स्टार्ट हुई है वहां ए प्लस 2h लिखा है। फोर्थ स्ट्रिप जहां स्टार्ट होगी वहां ए प्लस 3h लिखा है। तो आई एम श्योर 10वीं स्ट्रिप जहां स्टार्ट होगी वो ए प्लस 9h होगा, और nth स्ट्रिप जहां स्टार्ट होगी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच होगा। मुझे यकीन है आप सबको समझ में आ गया होगा, या फिर ये भी समझ में आ रहा है, ये जो b है ना, ये b को मैं a प्लस NH भी लिख सकता हूं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे देख लो, पहली स्ट्रिप एंड a प्लस h पर हुई, दूसरी स्ट्रिप एंड a प्लस 2h पर हुई, तीसरी स्ट्रिप एंड a प्लस 3h पर हुई, 10वीं स्ट्रिप एंड a प्लस 10h पर हुई, nth स्ट्रिप एंड a प्लस nh पर हुई। ठीक है बेटा, आप खुद बताओ,
मैंने इस पूरे रीजन को n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, हर स्ट्रिप की विड्थ को h मान लिया। अब अगर मैं पहली स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, फिर दूसरी स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, फिर तीसरी स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, और फिर nth स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, और इन सारे एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई थिंक टोटल एरिया मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी मेरा काम है अब हर स्ट्रिप का एरिया निकालना। अब देखते हैं क्या हम हर स्ट्रिप का एरिया निकाल भी पाएंगे या निकाल नहीं पाएंगे। देखना बच्चा, अगर हम लोग पहली स्ट्रिप का एरिया निकालने जाएं, ये पहली स्ट्रिप का एरिया निकालने जाएं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, आपको समझ में आ रहा होगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, आपको समझ में आ रहा होगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको समझ में आ रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। क्या है? कर्व। तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दिस कर्विलीनियर पोर्शन, ये जो कर्विलीनियर पोर्शन है, इसकी वजह से मैं एरिया पहली स्ट्रिप का नहीं निकाल पाऊंगा। दोबारा बता देता हूं, ये एक लाइन कोई दिक्कत नहीं, ये एक लाइन कोई दिक्कत नहीं, ये एक लाइन कोई दिक्कत नहीं, बट ये एक कर्विलीनियर पोर्शन जिसकी वजह से हम लोग एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से समझेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे। बिकॉज ऑफ द curvilinear portion, because of the curvilinear portion, I am not able to find the area of a strip। मैं स्ट्रिप का एरिया कर्विलीनियर पोर्शन की वजह से नहीं निकाल पा रहा हूं, तो क्या करें? तो बेटा मैं एक अजम्पशन करता हूं। अजम्पशन क्या करता हूं? हमने जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मानी थी, बेटा आप ही बताओ, हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी मानी थी? n। उस n को मैं टेंड करा देता हूं इनफिनिटी, यानी मैं बोल देता हूं इस रीजन में जो स्ट्रिप्स की काउंट है दैट इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। बेटा आप खुद बताओ, अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इस रीजन में आप इनफाइनाइट कर दोगे तो ये जो h है, h बोले तो क्या? विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्ट्रिप्स की काउंट को इनफाइनाइट कर दो, अगर स्ट्रिप्स की काउंट को इनफाइनाइट कर दो, तो स्ट्रिप की जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। डायग्राम में तो आपको बहुत बड़ी दिख रही है, बट जैसे ये स्ट्रिप्स इनफाइनाइट हो गई तो ये जो विड्थ ऑफ स्ट्रिप है दैट इज टेंडिंग टू बच्चा 0। और अब मुझे ये बताओ, अगर ये विड्थ स्ट्रिप की टेंड्स टू 0 है, तो ये जो आपका कर्विलीनियर पोर्शन है, आप ही बताओ इसे हम एक लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? यहां बना के देख लो, अगर मैंने यहां पर एक कर्विलीनियर पोर्शन बनाया, दोबारा यहां अच्छे से बना के देख लो, अगर मैंने यहां एक कर्विलीनियर पोर्शन बनाया, यहां बना के दोबारा से देख लो कि अगर मैंने यहां पर एक कर्विलीनियर पोर्शन बनाया और अगर h टेंडिंग टू 0 है, विड्थ अगर टेंडिंग टू 0 है, तो दिस कर्व कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। हम इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आ गया होगा? खुद ही बताओ यार, अगर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। और आप ही बताओ, अगर मैंने इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लिया,
तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये फिगर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। आ गया, बिल्कुल आ गया, रेक्टेंगल बन गई। और रेक्टेंगल बन गई तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो भाई जल्दी से मुझे बताना, गलती मत करना, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, पहली वाली स्ट्रिप का एरिया मुझे बताओगे। पहली वाली स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h, और बताओगे पहली वाली स्ट्रिप की हाइट कितनी है। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि पहली वाली स्ट्रिप की हाइट एफ ऑफ ए है। तो पहली स्ट्रिप का एरिया h इंटू एफ ऑफ ए। या फिर बच्चा पहली स्ट्रिप का एरिया देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहली स्ट्रिप की विड्थ तो कितनी है, h, कोई डाउट ही नहीं है। पहली स्ट्रिप की विड्थ तो कितनी है, h। और अगर पहली स्ट्रिप की हाइट की बात करें तो पहली स्ट्रिप की हाइट को हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो या तो आप पहली स्ट्रिप के एरिया को h इंटू एफ ऑफ ए बोल दो, या फिर या फिर पहली स्ट्रिप के एरिया को h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच बोल दो। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना सेकंड स्ट्रिप का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं सेकंड स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, अगर मैं सेकंड स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, हमने इस कर्वीलीनियर पोर्शन को क्या अज्यूम कर लिया है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये विड्थ जो है दैट इज टेंडिंग टू 0। बताओ पहली सॉरी सेकंड स्ट्रिप की विड्थ तो h ही है, और सेकंड स्ट्रिप की हाइट दिख रहा होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बोल दो, चाहे एफ ऑफ ए प्लस 2h बोल दो। तो यहां h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच लिख देते हैं, यहां h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h लिख देते हैं। सिमिलरली मैं नेक्स्ट पेज पर करूंगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एरिया ऑफ, अगर मैं आपसे थर्ड स्ट्रिप पूछूं, अगर मैं आप लोगों से तीसरी स्ट्रिप का एरिया पूछूं, अगर मैं आप लोगों से तीसरी स्ट्रिप का एरिया पूछूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रिप की विड्थ तो h ही है। स्ट्रिप की ये जो हाइट है, आप देख सकते हो स्ट्रिप की ये जो हाइट है दैट इज एफ ऑफ ए प्लस 2h, या फिर कहें तो एफ ऑफ ए प्लस 3h। तो with the similar logic, you can easily write the area of the last strip, that is the nth strip, and n is tending to infinity। तो चलो बच्चा लोग सारे nth स्ट्रिप के एरिया पर आ जाओ। इस स्ट्रिप का एरिया मैं नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि यहाँ पे ऊपर कर्व था, पर मैंने जैसे ही इस विड्थ को बहुत छोटा मान लिया, ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव होने लग गया, रेक्टेंगल हो गया। इस स्ट्रिप की विड्थ भी h है और हाइट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, या फिर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये क्या है, a प्लस एन एच। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। मुझे लगता है सबको इजीली समझ में आ गया होगा।
हो गया भाई। और अब आपने मुझसे क्या कहा कि इन सारे एरियाज को क्या कर दो, ऐड। तो चलो इन सारे एरियाज को ऐड कर देते हैं। बताना मेरे को, जब मैं इन एरियाज को ऐड करूंगा, h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h, with the assumption n is tending to infinity and h is tending to 0। तो ध्यान से देखना, ऐड करने पर, चलो ऐड करने पर जो भी आंसर आया उसे हम लोग A1 बोल देते हैं, A1 बोल देते हैं। बताओ, ऐड करने पर आपने अजम्पशन ली थी कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, h टेंडिंग टू 0 था। जब आपने इन सबको ऐड किया, h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h, h कॉमन आ गया और अंदर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ऐसे करते करते गए तो एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। और मुझे लगता है आप इसे सिग्मा नोटेशन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। A1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0। h आप लोगों ने कॉमन ले रखा है। अगर मैं बोलूं सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करो, सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करो, h तो कॉमन ले ही रखा है, सिग्मा। हाँ भाई, ध्यान से देखना, अंदर f सबके साथ है तो आएगा, a सबके साथ है आएगा, प्लस में r इंटू एच है। पहले में 0h, दूसरे में 1h, दिख रहा होगा। पहले में a प्लस 0h, दूसरे में a प्लस 1h, तीसरे में a प्लस 2h, चौथे में a प्लस 3h, तो 10वें में a प्लस 9h, लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यू कैन इजीली चेक r इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n माइनस 1। ठीक है बच्चा, और ये हमने क्या किया, हमने सारी स्ट्रिप्स के एरिया निकाले और सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को जोड़ दिया। बेटा आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं इनको ऐड ना करके अगर इनको ऐड करूं, करता हूं ऐड, A2 बोल देता हूं, और हम एरिया तभी निकाल पा रहे थे जब हमने अजम्पशन माना n is tending to infinity, h is tending to 0। बताओ पहली स्ट्रिप का एरिया क्या है, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरी का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, तीसरी का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 3h, और लास्ट वाली का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एनएच। मैं अगेन h कॉमन ले रहा हूं, पहले में एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरे में एफ ऑफ ए प्लस 2h, तीसरे में एफ ऑफ ए प्लस 3h, और लास्ट वाले में एफ ऑफ ए प्लस एनएच। मैं चाहूंगा आप इसे फिर से सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। लिमिट एज इट इज, n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0, h बाहर, सिग्मा, सिग्मा। हाँ भाई, तो बताओगे f सब में है तो इसमें भी, a सब में है तो इसमें भी, r h लिख देते हैं। और ध्यान से देखो, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n। दिख रहा होगा, r को 1 डाल के फर्स्ट टर्म, r को 2 डाल के सेकेंड टर्म, r को n डाल के लास्ट टर्म। अब बोलोगे काम क्या आएगा, काम बहुत आएगा, थोड़ी देर वेट करते हैं, पढ़ा रहा हूं तो काम आना ही आना है। अब बच्चा ध्यान से एक बात देखना, हमने हमने दोबारा भले लिख देता हूं, हमने एरिया को क्या बोला था, इंटीग्रल a से लेकर b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने एरिया को क्या बोला, इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोला। फिर हमने पूरे एरिया को एन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। हम एरिया नहीं निकाल पा रहे थे उस कर्व पोर्शन की वजह से, तो अजम्पशन मान ली कि स्ट्रिप्स की काउंट इन्फिनिटी है, जिससे स्ट्रिप की विड्थ जो है वो टेंडिंग टू 0 हो गई, कर्व लाइन की तरह बिहेव करने लग गया, और हमने हर स्ट्रिप का एरिया निकाल के ऐड कर दिया। और जब ऐड किया तो हमारे पास जो एरिया आया वो हमारे पास A1 आया, वो एरिया हमारे पास A1 आया। हमने एरिया एक और तरीके से निकाला और सारे एरियाज को जब ऐड किया तो एरिया हमारे पास A2 आया। आपको समझ में आया होगा ए क्या था, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, A1 क्या आया, कैसे आया, समझ में आया होगा। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी h टेन टू 0 h टाइम्स सिग्मा r 0 से n माइनस 1 f ऑफ a प्लस rh। और A2 आपको भी समझ में आ गया होगा, हमने एरिया स्ट्रिप्स के ये ना लेके अगर ये ले लिए, ये भी तो थे, हमने इनको ऐड किया तो एक एरिया A2 भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हमको समझ में आया कि A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, A इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। चलो देखते हैं याद हुआ या नहीं। A तो इंटीग्रल A से B f ऑफ एक्स डी एक्स था। A1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0 h टाइम्स सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 से n माइनस 1। ठीक है, A2 लिमिट n टेन टू इंफिनिटी h टेन टू 0, h बाहर था, सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच, और r इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n। ये है, यही हमने किया। अब आप बोलोगे कि ये A1 और A2 A के बराबर कैसे हैं, मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। A इज द एरिया ऑफ दिस फिगर बाय द डेफिनेशन। A1 के लिए मैंने क्या किया, हर स्ट्रिप का एरिया निकाला और सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को जोड़ दिया, तो पता है ना पूरा ही एरिया आएगा। A2 के लिए भी मैंने इन स्ट्रिप्स का एरिया निकाला, सारी स्ट्रिप्स का, और इन सारे एरियाज को फिर जोड़ दिया, तो वो हमारा A2 के बराबर हो गया। क्या काम आएगा वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं लिमिट एज अ सम। और नाम क्यों दिया है लिमिट एज अ सम, समझ गए होंगे। सवाल में लिमिट है और सवाल में सिग्मा है, लिमिट एज अ सम। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हमारी बोर्ड्स एप्लीकेशन है, पर मैं अब ये बोर्ड्स की एप्लीकेशन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब ये रिमूव कर दिया गया है बोर्ड से। पहले 6 मार्क का प्रॉब्लम आता था, अब नहीं आएगा, तो कराने की जरूरत नहीं है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मेंस एप्लीकेशन क्या है, एडवांस एप्लीकेशन क्या है। जेई मेंस एप्लीकेशन, जेई एडवांस एप्लीकेशन, या फिर कहें तो ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन कि कैसे करते हैं। हाँ बच्चा, एक बात मेरे को बताओ यार आप लोग, हमने डराइव कर दिया इंटीग्रल ए से बी, एक बार दोबारा लिख देता हूं, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
h टेंडिंग टू 0, h बाहर निकाला, सिग्मा के अंदर f ऑफ a प्लस आर एच, आर को तुम 0 से n-1 वेरी करा लो, चाहे फिर 1 से लेकर n तक वेरी करा लो, चाहे a1 लिख दो चाहे a2 लिख दो, मैं नहीं रोक रहा हूं, आपने ये डराइव कर दिया। बेटा अगर ये फॉर्मूला आपने डराइव कर दिया, लिमिट एज अ सम डराइव कर दिया, इसका मतलब ये है ना कि दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये बताओ, मैंने यहां पर कहीं भी डेरिवेशन के वक्त बोला क्या ए ये लेना है बी ये लेना है? नहीं बोला। इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा हर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ट्रू हो गया। अगर ये ए और बी हर रियल नंबर के लिए ट्रू है तो मेरे हिसाब से ये ए 0 एंड बी 1 के लिए भी ट्रू होगा। क्यों कर रहा हूं वो सिखाता हूं। ये जब हर ए और बी के लिए ट्रू है तो ये ए 0 और बी 1 के लिए भी ट्रू होगा। अब मेरे को बेटा ये बताओ, अगर ए 0 और बी 1 है तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बन गई इंटीग्रल 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स बन गई। हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे और थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करेंगे। राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ए को आपने डाला है मेरे बच्चा 0 और बी को डाला है आपने बच्चा 1। ठीक है, ये बताना जहां से डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था क्या हमें वहां से समझ में आया कि बी जो है वो ए प्लस एन एच है? समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, आप मुझे बताओगे ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ बी माइनस ए है। आर यू एग्री? क्या आप मेरे से एग्री करते हो कि ये विड्थ बी माइनस ए है? बिल्कुल है। और मुझे लगता है ये विड्थ एन इंटू एच भी है। क्या आपको समझ में आया? ये विड्थ बी माइनस ए भी है, ये विड्थ एन एच भी है। एन एच क्यों? एन स्ट्रिप्स थी, हर स्ट्रिप की विड्थ एच थी। एन स्ट्रिप्स थी, एन स्ट्रिप्स थी, हर स्ट्रिप की विड्थ एच थी, तो टोटल विड्थ एन एच, टोटल विड्थ बी माइनस ए। इसका मतलब बी माइनस ए इक्वल टू एन एच। तो मैं इसको भी यूज कर रहा हूं, नहीं आए तो तुरंत मना कर देना, कौन सा बड़ा काम है। यूजिंग बी माइनस ए इक्वल टू एन एच। ठीक है बच्चा? ठीक है। बी को क्या डाला था 1, ए को क्या डाला था 0, तो चेक करो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया एन एच। मैं चाहूं तो इस एच को यहां से क्या लिख सकता हूं 1 बाय एन। और देखो सब लॉजिकल भी है। एन किसको टेंड कर रहा था? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था। और एन अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो दिख रहा है एच 0 को टेंड कर रहा है, तो मैं बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा हूं। अब ध्यान से करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या था? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी h टेंड टू 0 h इंटू सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच। प्लीज सारे लोग लगाएंगे। क्या था? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी h टेंड टू 0। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि अब मैं h को सवाल से एलिमिनेट ही कर दूंगा, h की जगह 1 बाय n डाल दूंगा। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी h टेंड टू 0 अब मैं नहीं लिख रहा। आगे क्या था? h, और h आपने क्या प्रूफ कर दिया 1 बाय n। अंदर क्या था? सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच। ए की वैल्यू कितनी डाली? 0 प्लस आर एच, और h को क्या प्रूफ किया 1 बाय n। तो f ऑफ r बाय n, और r वेरी कहां से कर रहा था? 1 से लेकर n बोलना है, 1 से लेकर n बोलो। a से लेकर b, सॉरी 0 से लेकर n-1 बोलना है तो 0 से n-1 बोलो। तो बच्चा चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी इंटीग्रल
0 से लेकर 1, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड हमारी आई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n सिग्मा r 1 से लेकर n f ऑफ r बाय n। ठीक है, और अगर अब आप लोग चेंजेस को ऑब्जर्व करो तो आपको भली भांति अच्छे से समझ में आएगा। दिखाता हूं क्या समझ में आएगा। जब यहां पर सिग्मा है तो यहां पर इंटीग्रेशन है। ठीक है, यानी सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया है। और सिग्मा का मतलब आई थिंक इंटीग्रेशन होता ही है। सिग्मा मतलब समेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन। सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, यहां पर f के बाद है r/n, यहां पर f के बाद है x। रिजेंबलेंस देख रहा हूं दोनों तरफ की। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन है, r/n की जगह x है। r/n को x से रिप्लेस कर दिया गया है। ध्यान से देखना बच्चा, यहां पर 1/n है। आपको पता है ना, जो ये 1/n है ये बहुत 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 छोटा है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहां पर dx है। सिर्फ रिजेंबलेंस देखिए, ध्यान से देख लो। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन है, r/n की जगह x है, 1/n की जगह dx है। क्या रह गया? इंटीग्रेशन की लिमिट्स। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रह गया? सिग्मा की लिमिट्स। इंटीग्रेशन की लिमिट्स, सिग्मा की लिमिट्स। अब देखते हैं लिमिट्स के लिए क्या करेंगे। बहुत बेसिक काम है। फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स। लिमिट्स के लिए क्या करेंगे खुद मेरे को बताओ। सब कुछ खुद से समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है समझ में नहीं आएगा। ध्यान से बताओ, ये जो 0 से 1 लिमिट लगी हुई है, ये जो 0 से 1 लिमिट लगी हुई है, ये लिमिट कंफर्म्ड x की है। जब dx है यहाँ पे, इसका मतलब जो ये लिमिट 0 से 1 लगी हुई है, ये x की लिमिट है। x आपने किसको बोला हुआ है? r/n को। इसका मतलब यहां जो लिमिट है वो x की है। इसका मतलब वहां जो लिमिट होगी वो r/n की होगी। यानी फॉर लिमिट्स r/n और n टेंडिंग टू इंफिनिटी। दिखा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को, चेक कर लो। अपर लिमिट की बात करो, अपर लिमिट ध्यान से देख लेना। अपर लिमिट की बात करूं तो बताओगे r का अपर बाउंड कितना है? n। n डालते ही n/n 1 आ गया। चेक कर लो, मैच कर गया। लोअर लिमिट की बात करो, सब जस्टिफाई कर रहा हूं। लोअर लिमिट की बात करूं, लोअर लिमिट की बात करूं तो r की लोअर वैल्यू क्या है? 1। तो r को जैसे ही 1 डाला, 1/∞ कितना? 0। मैच कर गया। तो समझ में आया, आ गया होगा। बहुत लोगों को बस दिक्कत जो आती है वो इस लिमिट वाले पार्ट में आती है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई यहां पर जो लिमिट है ये x की है, इसका मतलब r/n की है, और n टेंडिंग टू तो इन्फिनिटी है। इसका मतलब जो लिमिट है दैट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r/n। अपर लिमिट लगाने के लिए r को अपर बाउंड डाल दो, लोअर लिमिट निकालने के लिए r को लोअर बाउंड डाल दो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मेंस एप्लीकेशन, मेंस की एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं मेंस एप्लीकेशन क्या हो गई, एडवांस एप्लीकेशन क्या हो गई। क्या बताओ बेटा? इंटीग्रल
0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n सिग्मा r1 से लेकर n f ऑफ r बाय n। आपको याद रखना ही नहीं है, आपको तो ये याद रखना है कि सिग्मा को इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे, r बाय n को x से रिप्लेस करेंगे, 1 बाय n को dx से रिप्लेस करेंगे, और लिमिट्स के लिए जो लिमिट हमारी इंटीग्रल में x की होती है, x तो r बाय n था और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। तो अपर लिमिट के लिए r को सबसे बड़ी वैल्यू जो कि n है, लोअर लिमिट के लिए r की सबसे छोटी वैल्यू जो कि 1 है। मैच कर रहा है, सब डराइव कर दिया, कैसे कैसे पहुंचे, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, अब बात करता हूं कि एग्जाम में हमें ये टॉपिक स्ट्राइक कैसे करेगा, ये टॉपिक स्ट्राइक कैसे करेगा। एग्जाम में ये टॉपिक हमें स्ट्राइक कैसे करेगा कि इस टॉपिक का सवाल है, कैसे क्लिक करेगा कि सवाल इस टॉपिक का है। थॉट, कैसे थॉट आएगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। लिमिट एज अ सम का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें हर सवाल में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी होगी। थॉट बता रहा हूं, थॉट नंबर 1 इज, पहचानने का तरीका इज कि कोई भी सवाल में अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आई थिंक DC1 में भी आया था, बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म नहीं आनी चाहिए, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस आना चाहिए, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस आना चाहिए, n टर्म्स का, 2n टर्म्स का, 3n टर्म्स का। पहचानने का तरीका बता दिया है। एग्जाम में थॉट कैसे आएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद पूरा का पूरा एक सीरीज लिखा हो। सीरीज बोले तो इतनी सारी टर्म्स लिखी हो और वो सारी टर्म्स एक पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात पहचानने के लिए, इस टॉपिक के जितने भी सवाल होंगे उसमें जो डिनोमिनेटर होगा ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा। ये मैंने लिखा दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एग्जाम में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ हर टर्म का, फिर तो यार इतने सारे डिनोमिनेटर क्यों लिखेंगे, एलसीएम लेके एक ही डिनोमिनेटर ना लिख देंगे। अगर एक टर्म का डिनोमिनेटर n+1, दूसरे का n+2, तीसरे का n+3, इसका मतलब इस टॉपिक का सवाल है सबका डिनोमिनेटर n+1 ही है, तो यार सबको क्लब करके नीचे n+1 ही लगा देंगे ना यार भाई। ये तो बहुत बेसिक वाला बात है। तो ये हो गया एग्जाम में पहचानने का तरीका। अब आप अगर एग्जाम में पहचान गए तो आपको सवाल में करना क्या है, आपको सवाल में करना क्या है, हाउ टू प्रोसीड। आपको सवाल में प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। सवाल में प्रोसीड करने के लिए एक बात जो आप गलती कर दोगे, इसलिए बता रहा हूं, प्रोसीड करने के लिए राइट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, राइट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द सेम
pattern in the same pattern as of remaining terms। ठीक है, ये जरूरत दो चार सवालों में पड़ सकती है, जिन सवालों में नहीं पड़ेगी उन सवालों में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनमें जरूरत पड़ेगी whenever required, ये गलती मत कर देना। पहली और लास्ट गलती करते हैं हम, पहली और लास्ट टर्म को उसी पैटर्न में लिखना जिस पैटर्न में बाकी टर्म्स हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आपको करना क्या है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके बाद आपको करना क्या है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ भाई, ध्यान से एक बार देखते हैं कि करना क्या है। आपको बेटा करना ये है, हाँ सुनिए बेटा, आपको करना क्या है। इसके बाद आपको जनरल टर्म लिखने हैं। आपको बच्चा इसके बाद करना क्या है, आपको इसके बाद ना जनरल टर्म लिखने हैं, जनरल टर्म TR लिखने हैं। मुझे यकीन है आप लोग सारे लोग जनरल टर्म TR बहुत इजीली लिख लोगे, जनरल टर्म TR बहुत इजीली लिख लोगे, कंफर्म्ड है ये बात। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म लिखने के बाद, जनरल टर्म लिखने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनरल टर्म अगर हमने लिख ली तो उसके बाद जो सम होता है वो तो सिग्मा TR ही होता है। ये सारे लोग कर लेंगे। आप जनरल टर्म लिख लेना, जनरल टर्म लिखने के बाद आप सम को सिग्मा TR लिख लेना। सारे लोग लिख लोगे, आराम से लिख लोगे सम को सिग्मा TR करके। और ऐसा करने के बाद जो सबसे मेन स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है, दैट इज ट्राई टू एक्सप्रेस every term in TR as R/N। इतना करने के बाद आप TR में जो भी टर्म है ट्राई करना वो R/N के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्रेस एवरी टर्म इन TR एज R/N। आपको TR में हर टर्म को R/N के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और हर टर्म को जब आप R/N के टर्म्स में क्रिएट कर लो तब आपका एक 1/n बच जाना चाहिए। एक 1/n, जस्ट 1/n बच जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैंने बोला TR में जितनी भी अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं आपको हर टर्म को R/N के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको कहीं भी R अकेले नहीं दिखना चाहिए, जहां भी दिखे R/N दिखे। दोबारा सुनो मेरी बात, R अकेले नहीं दिखना चाहिए, जहां भी दिखे R नहीं दिखे, R/N दिखे। मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई TR में जितने भी अंदर टर्म्स पड़े हुए हैं कहीं R नहीं दिखना चाहिए, जहां दिखना चाहिए वहां R/N दिखना चाहिए। और उन सब R/N के अलावा एक
1/n बच जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, एक 1/n बच जाना चाहिए। और फिर उसके बाद, उसके बाद तो कुछ नहीं, रिप्लेस कर देना है। किसको? सिग्मा को। किससे? इंटीग्रेशन से। r/n जितनी भी जगह बना, r/n को x से, जो एक 1/n छूटा उसको dx से। अब क्या लगानी पड़ेंगी? लिमिट्स। लिमिट्स के लिए मैंने आपको बताया था, जो लिमिट x की होती है वो तो इनफैक्ट r/n की होती है, और अपर लिमिट के लिए r की सबसे बड़ी वैल्यू डाल देंगे, लोअर लिमिट के लिए r की सबसे छोटी वैल्यू डाल देंगे, और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम था लिमिट्स का, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का, और सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक नोट डाल के बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, आप इस प्रोसेस का जो स्टेप नंबर 4 था, क्या था? कि ट्राई टू एक्सप्रेस एवरी टर्म इन टीआर एज r/n एंड एक 1/n बच जाना चाहिए। मैंने कहा था स्टेप 4 कि भाई अगर हर टर्म को टीआर में r/n में एक्सप्रेस कर लो और एक 1/n बच जाए, तो सवाल लिमिट एज अ सम का है। अगर आप स्टेप 4 कर ही ना पाओ, इफ स्टेप 4 इज नॉट पॉसिबल, अगर हमारे पास स्टेप 4 पॉसिबल ही ना हो पाए, देन 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 प्रॉब्लम इज ऑफ। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको। देन प्रॉब्लम इज ऑफ सैंडविच थ्योरम। मैंने आपको बोला है स्टेप 4 में आप हर जगह r/n बना लो और एक 1/n बना लो, तो समझ जाना आपका सवाल होने वाला है। और अगर आप हर जगह r/n ना बना पाओ, या फिर मल्टीप्लाई में एक 1/n ना बना पाओ, इसका मतलब वो सवाल लिमिट एज अ सम का नहीं है, वो सवाल सैंडविच थ्योरम का है। अब क्या होती है वो आगे की बात है। ठीक है, अब मैंने जितना बताया है ना, उसको एक बार समेटता हूं एक प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, और फिर थोड़ी थ्योरी और है जो हमें एडवांस में पूछता है, वो थ्योरी मैं बताऊंगा। पहले एक दो प्रॉब्लम से इस थ्योरी को रिकलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। चलो बच्चा, सवाल को तमीज से पढ़ लो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/n+4 और लास्ट में प्लस 1/n+n। ठीक है, देखते हैं एग्जाम में थॉट कैसे आएगा, और देखना बहुत 1 मिनट भी नहीं लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। देखना कैसे करते हैं। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगा हुआ है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 टर्म्स नहीं पढ़ी, उसके बाद पूरा का पूरा एक सीक्वेंस लिखा हुआ है n टर्म्स का। क्या कहा था कि भाई एग्जाम में कोई सवाल आए, उस सवाल में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगी हुई हो, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के बाद, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के बाद पूरा एक सीरीज लिखा हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो वो सवाल लिमिट एज अ सम का है। अब लिमिट एज अ सम का है, तो लिमिट एज अ सम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? जनरल टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पैटर्न में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल टर्म, मुझे लगता है जनरल टर्म आई थिंक आराम से सबको समझ में आ गई होगी। 1 ऊपर आएगा
और नीचे n प्लस r आएगा। इसमें तो कुछ शायद बताने की जरूरत है ही नहीं है, सब में ऊपर 1 तो इसमें भी 1, नीचे सब में n प्लस n प्लस n प्लस, और उसके बाद 1 2 3 तो मैंने r लगा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आ गया। और अब मैंने कहा था कि इस पूरे सवाल को आप सिग्मा नोटेशन में लिख लो। कैसे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो एज इट इज कॉपी कर दिया, बस सिग्मा लगा देंगे और सिग्मा के अंदर जनरल टर्म को भेज देंगे और r को वेरी करा देंगे। पता लग रहा है ना, r की लोअर वैल्यू 1 है और r की अपर वैल्यू n है। दिख रहा है n प्लस 1 से लेके n प्लस n। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो काम है वो ये है, ये स्टेप बताएगा कि सवाल होगा या नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि सिग्मा के अंदर, ऐसे सीख लो कि सिग्मा के अंदर ये जो भी कुछ है, सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है उसमें r अकेले नहीं दिखना चाहिए। क्या बताया? सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है, वो सिग्मा के अंदर tr ही होता है, tr ही है। तो मैं बोल रहा हूं सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है, सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है उसमें r अकेले नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए r बाय n होना चाहिए। तो पता है यहां अगर r बाय n लाना है तो n से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ बच्चा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, सिग्मा एज इट इज, r 1 से लेकर n एज इट इज। जब आपने ऊपर नीचे n से डिवाइड किया तो एक 1 बाय n, नीचे एक 1 प्लस r बाय n। क्या कहा था कि सिग्मा के अंदर r अकेले नहीं छूटना चाहिए, r नहीं दिखना चाहिए, r दिखेगा तो r बाय n करके दिखना चाहिए। उसके अलावा एक मल्टीप्लाई में 1 बाय n दिखना चाहिए। तो ये दिख गया मल्टीप्लाई में 1 बाय n। बस सवाल हो जाएगा, खत्म कर देते हैं। रिप्लेसमेंट सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, 1 बाय n की जगह dx, r बाय n की जगह x। क्या रह गई? लिमिट्स। लिमिट्स के लिए क्या बोला था? जो लिमिट x की होती है वो लिमिट r बाय n की होती है। अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट के लिए r की सबसे बड़ी वैल्यू n, तो n डालते ही n बाय n तो 1 हो गया। अपर लिमिट इज 1। कितना आराम आराम से कर रहा हूं। लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट के लिए r की सबसे छोटी वैल्यू 1, या 1 डालो, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। खत्म। यानी बस अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन तो सॉल्वेबल ही है, लविंग इंटीग्रल है। ln 1 प्लस एक्स, लिमिट्स अप्लाई कर दो, 1 0। अपर लिमिट डालोगे तो ln 2 आया, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 आ गया। आंसर इज ln 2। सवाल खत्म। यानी ये मैंने आपको जेईई मेंस की एप्लीकेशन बताई बच्चा। आ गया? पक्का आ गया? चलो एक सवाल और करते हैं। सवाल आपके सामने है, कॉपी करिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एग्जाम में थॉट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा हुआ है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के बाद 1 2 3 4 टर्म नहीं है, थोक के भाव टर्म्स है। बहुत टर्म्स है, सारी की सारी टर्म्स कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही हैं। दिख रहा है n स्क्वायर सब में है, और n स्क्वायर प्लस 1, अगला n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगला n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लिमिट है, 1 2 3 4 टर्म नहीं है, बहुत सारी टर्म्स है, एक सीरीज चल रही है। डिनोमिनेटर सबका अलग है, मतलब एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा तो एलसीएम ले नहीं पाऊंगा। यानी सवाल लिमिट एज अ सम का है।
सवाल अगर लिमिट एज अ सम का है तो मैंने कहा था कि आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को उसी पैटर्न में लिख लो जिस पैटर्न में बाकी टर्म है। आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टर्म में एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखा है, फिर अगली में एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा है। कहने का मतलब ये एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। पैटर्न में लिखना, नहीं तो गलती कर दोगे किसी किसी सवाल में, आप लोग बताऊंगा। ठीक है बच्चा? ठीक है। क्या लिखने को बोला था? सबसे पहले भिड़ते ही जनरल टर्म लिखने को बोला। पहचान गए? तो जनरल टर्म लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म नहीं लिखोगे तो सवाल कहां से खत्म करोगे? लिख लिया? सबने लिख लिया होगा। जनरल टर्म में, आरएथ टर्म में ऊपर एन स्क्वायर आएगा। जब सब में एन स्क्वायर है ऊपर, तो यार आरएथ टर्म ने क्या बिगाड़ा है? उसमें भी ऊपर एन स्क्वायर ही होगा। नीचे जब हर टर्म में पावर 3/2 है, तो भाई आरएथ टर्म ने क्या बिगाड़ा है? पावर 3/2 ही होगी। नीचे हर टर्म में एन स्क्वायर है ही है। समझ में आ ही गया होगा। पहली टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर है। तो आरएथ टर्म में डेफिनेटली एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। कौन सा बड़ा काम है? जनरल टर्म लिख दी। जनरल टर्म लिखने के बाद इस सवाल को क्या कहा था? सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एज इट इज कॉपी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एज इट इज कॉपी। क्या लगा देंगे? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा के अंदर जनरल टर्म को पटक देंगे। एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और देख लेंगे, वीडियो को भले 5 सेकंड के लिए पॉज करके इस सिग्मा में आर की वैल्यूज डालो। पता लग रहा होगा। पहली टर्म में आर 1 है, दिख रहा है। पहली टर्म में आर 1 है, सबको दिख रहा है। और लास्ट टर्म में आर n -1 है, सबको दिख रहा है। लास्ट टर्म में आर n -1 है, सबको दिख रहा है। दिख गया? बिल्कुल दिख गया। कोई बहुत बड़ा काम किया ही नहीं। ठीक है। अब मैंने कहा था यहां तक आप लोग पहुंच जाओगे। सवाल लिमिट एज अ सम का है या नहीं है, वो कैसे पहचानते हैं? सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है, सारा फोकस आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए आर वाली टर्म पे। कहा था सिग्मा के अंदर जो भी कुछ है, आपको आर नहीं दिखना चाहिए। दिखना चाहिए तो R/N दिखना चाहिए। तो पूरा का पूरा फोकस आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए आर वाली टर्म पे। आर नहीं दिखना चाहिए, R/N दिखना चाहिए। तो सारा का सारा फोकस यहां पे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के नीचे बच्चा क्या होना चाहिए? एन स्क्वायर। कहा है ना मैंने कि सिग्मा के अंदर सारा का सारा फोकस आर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आर नहीं दिखना चाहिए। जहां भी दिखना चाहिए R/N का फंक्शन दिखना चाहिए, R/N का एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। तो दिख रहा है, एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप एन स्क्वायर से यहां डिवाइड करोगे एन स्क्वायर से, तो यहां भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। और ऊपर फिर आपको एन क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पावर 3/2 और है, एन क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, सिग्मा r 1 से लेकर n-1। नीचे आपने जब n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बचा। जब आपने n स्क्वायर से डिवाइड किया तो R/N का स्क्वायर आया। और जब नीचे n स्क्वायर से डिवाइड किया तो अफेक्टिवली ऊपर n क्यूब से डिवाइड हुआ। और क्या कहा था कि R/N तो बनाना है, बन गया। अगर साथ में 1/n भी बन जाए तो सवाल लिमिट एज अ सम का है। क्या करें? क्या करें?
कर दें, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन 1/n की जगह dx और r/n की जगह, बोल दो यार, r/n की जगह x। बन गया इंटीग्रेशन। बस क्या लगाना बाकी है बच्चा? लिमिट्स लगाना बाकी है। तो चलो लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स के लिए क्या कहा था? x की लिमिट बोलो चाहे r/n की लिमिट्स बोलो। अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए r की सबसे बड़ी वैल्यू, r की सबसे बड़ी वैल्यू n-1 करके दिखा देता हूं भले। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 अपॉन n। चेक कर लेना, ये सवाल हमारे पास एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का हो गया। चेक करो, 1 आ गया इसका आंसर अपर लिमिट का। दिख रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो n का कोएफिशिएंट ऊपर 1 नीचे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट के लिए r की सबसे छोटी वैल्यू 1 बाय इन्फिनिटी, दैट इज 0। ठीक है, तो बना इंटीग्रल 0 से लेकर 1, और मुझे यकीन है ये इंटीग्रेशन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। इंटीग्रल 0 से लेकर 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो IC1 रिवाइज करा देता हूं। हमें इस सवाल में स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है। स्क्वायर रूट दिखता है तो सबसे पहला थॉट आता है कि हम इसको टी स्क्वायर मान लें, या फिर इतना क्यों करें, डायरेक्टली बात करते हैं भाई, सवाल में कुटुर पुटुर लगा देते हैं। सवाल में कुटुर पुटुर लगा देते हैं, क्लिक भी कर रहा होगा। सवाल में जहां है वहां एक्स है, जहां है वहां एक्स है। कुटुर पुटुर के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालते हैं। बताओ ब्रैकेट से क्या बाहर निकालते हैं? एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बनेगा? एक्स की पावर -2। कांस्टेंट की चिंता नहीं करते हैं। बताओ अगर ऊपर एक्स की पावर -3 बन गया तो सवाल सॉल्व हो गया, नहीं तो सॉल्व नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर बाहर निकालते ही चेक करो, बाहर एक्स क्यूब आया। चेक करो, एक्स की पावर -3 आया। पुटर पुटर से सवाल हो गया। इंटीग्रल 0 से लेकर 1 dx अपॉन, या फिर डायरेक्ट चलो, एक्स क्यूब एक्स की पावर -2 प्लस 1 की पावर 3/2। समझ में आराम से आ गया होगा। और मैं इसी स्टेप में इस एक्स क्यूब को ऊपर एक्स की पावर -3 लिख देता हूं। समझ में आ गया? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। एक्स की पावर -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सम टी स्क्वायर। दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? यार आ गया होगा। अब तक तो इतना सारा IC1 कराया है, आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, आराम से हो गया। पता है ना, हाफ पावर अवॉइड करने के लिए टी स्क्वायर, बस कर देते हैं खत्म। -2x की पावर -3 dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल, x की पावर -3 dx जो आएगा दैट वुड बी -t dt। तो चेक करो, ऊपर आया -t dt, नीचे चेक करो आपका, इसने आपने बोला था टी स्क्वायर, टी क्यूब, मतलब कर सकते हो, क्या बताऊं यार इसमें। हो गया इंटीग्रेशन, -1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी हो गया। इंटीग्रेशन की चलो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। चेंज करना तो लिमिट्स हमें आता ही होगा, कर देता हूं लिमिट चेंज। एक्स की अपर वैल्यू 1, एक्स की जब अपर वैल्यू 1 डालोगे तो चेक करना टी की वैल्यू √2 आई। एक्स की लोअर वैल्यू 0, जब यहां पे तुम एक्स को 0 डालोगे तो प्लीज चेक करना टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है।
समझ में आ गया होगा। जब x की वैल्यू 1 डालोगे 1 + 1 2, t की वैल्यू √2। जब x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 की पावर -2 इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी आया। सवाल सॉल्व हो चुका है, हो गया ना। √2 डाल दो, 1/√2, इन्फिनिटी डाल दो 0, आंसर आ गया 1/√2। तो चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब इस लिमिट एज अ सम की बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और एडवांस एप्लीकेशन, ये डेरिवेशन मैंने क्यों कराया है, ये डेरिवेशन मैंने क्यों कराया है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि डेरिवेशन मैंने क्यों कराया है भाई आपको। ठीक है, एप्लीकेशन है इस डेरिवेशन की जेई एडवांस में, मेंस में नहीं, जेई एडवांस में बताऊंगा क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही करते हैं, चले नेक्स्ट वीडियो में और सवाल देखेंगे। थैंक यू।